जय हिंद दोस्तों। हम लोग फिर से एक मैक्सिम कवर कर लेते हैं जिसका नाम है इक्विटी फॉलोज द लॉ। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि इक्विटी यानी कि जो साम्य है वो विधि का अनुसरण करती है, और इसका दूसरा मतलब ये है कि इक्विटी जो है वो लॉ के अगेंस्ट नहीं होती। अब हम आपको पहले भी बता चुके हैं, फिर से एक बार समझ लेते हैं कि देखिए इक्विटी की जो उत्पत्ति हुई, जो उसका ओरिजिन हुआ, वो इसलिए हुआ कि कॉमन लॉ में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। कॉमन लॉ में हर चीज़ के लिए रेमेडी उपलब्ध नहीं थी, और जब कॉमन लॉ में कोई रेमेडी उपलब्ध नहीं थी तो फिर जो राजा था, किंग था, जनता उनके पास आने लगी, और इसलिए एक चांसलरी जो था, चांसलरी कोर्ट स्थापित की गई, जिसके बाद इक्विटी अपना काम करने लगी। तो ये सिस्टम कब आया? जब कॉमन लॉ के पास कोई स्थापित उपचार नहीं हुआ करता था, कोई सेटल्ड रेमेडी नहीं होती थी, तो मजबूरी में लोगों को इक्विटी कोर्ट के पास आना पड़ता था। तो इसका ये मतलब है कि अगर सामान्य नियम ये था कि अगर आपके किसी राइट का वायलेशन होता है तो आपको सबसे पहले कॉमन लॉ कोर्ट में जाना होता है। जब वहाँ पे अगर उस बात के लिए कोई रेमेडी नहीं थी तो आप इधर इक्विटी कोर्ट में आते थे। तो इसका मतलब ये था कि क्या इक्विटी के न्यायालय किसी इस्टेब्लिश्ड कॉमन लॉ रूल के अगेंस्ट जा सकते थे? तो इसका जवाब ये है कि इक्विटी फॉलो द लॉ, यानी कि इक्विटी जो है वो कॉमन लॉ का या लॉ का अनुसरण करती है, उसके अगेंस्ट में नहीं होती। फिर देखिए क्या है, ये वो सिद्धांत है बेसिकली जिसके आधार पर जो चांसलरी कोर्ट थी वो अपना न्याय प्रशासन चलाती थी। तो मतलब ये है कि अगर कोई बात जो कॉमन लॉ कोर्ट में इस्टेब्लिश है तो उसके अगेंस्ट जाके इक्विटी की कोर्ट को या चांसलरी कोर्ट को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इक्विटी को हमको यह समझना चाहिए कि वो कॉमन लॉ के जो सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने नहीं आई थी, बल्कि अगर उसमें कोई कमी रह जा रही है जो वहां पे उपलब्ध नहीं है तो उसको सपोर्ट करने आई थी, उसके फुलफिलमेंट के लिए आई थी, उसके सप्लीमेंट के लिए आई थी। तो बेसिक बात हमको ये समझ में आती है कि जो इक्विटी न्यायालय थे वो कॉमन लॉ के जो नियम थे उनके अगेंस्ट नहीं थे, बल्कि कहीं ना कहीं उनको समर्थन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, उनकी अगर कोई टेक्निकलिटीज़ की वजह से कोई चीज़ें वहाँ पे पूरी नहीं हो पा रही थी, लोग इक्विटी की कोर्ट में आके कर सकते थे। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इक्विटी के जो कॉन्सेप्ट थे वो कॉमन लॉ के अगेंस्ट नहीं थे, बल्कि उनकी सहायता, उनको सप्लीमेंट करने के लिए, उनको फुलफिल करने के लिए थे, ठीक है। इस बात पे एक इम्पॉर्टेंट केस है, बहुत बढ़िया सा केस है, इसका नाम है स्टिकलैंड वर्सेस ऑल्ड्रिच। इस केस में क्या था कि कॉमन लॉ में एक प्रिंसिपल था, कॉमन लॉ का एक नियम था कि जब अगर कोई व्यक्ति इंटेस्टेट मतलब बगैर वसीयत किए हुए मर जाता था तो उसकी प्रॉपर्टी जो उसका बड़ा लड़का था उसको मिलती थी। और इस सिद्धांत को ज्येष्ठता का नियम या वरिष्ठता का नियम कहते थे, जिसके आधार पर अगर मान लीजिए ए है, उसने कोई वसीयत नहीं करी है और उसके 3 बच्चे हैं, ठीक है, बड़ा वाला ये जो एन है और ये बी है और ये सी है, तो नियम ये था कि इनकी सारी संपत्ति जो है वो बड़े वाले को मिलेगी और छोटे वालों को इसमें कहीं ना कहीं इनकी मर्जी या उसके ऊपर डिपेंड कर रहता है। तो अब होता ये था कि अगर इनको अपने इन बच्चों को कुछ देना है तो इनको अपने जीते जी इनके लिए चाहे गिफ्ट कर दें और चाहे वसीयत कर दें, ये वाला सी नियम चलता था। अगर इन्हीं ने इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करी है तो ये सारी प्रॉपर्टी इनके बड़े लड़के को जाएगी, जिसको ज्येष्ठता का नियम कहते हैं। तो अब सवाल ये है कि इस केस में इसी से रिलेटेड प्रोविज़न था, इसी से रिलेटेड बात आई कि क्या ये जो छोटे लड़के हैं इनको कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा नहीं मिलेगा। देखने में तो ये
अनुचित लग रहा है कि सारी प्रॉपर्टी बड़े वाले लड़के के पास जा रही है और छोटे लड़के को कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन चूंकि ये कॉमन लॉ का स्थापित नियम था, कॉमन लॉ में इसके लिए मान्य सिद्धांत थे, इसलिए सवाल ये था कि क्या जो इक्विटी के लॉ हैं, इक्विटी की कोर्ट्स हैं, क्या उस कॉमन लॉ के सिद्धांत को ओवरराइड करते हुए अपना निर्णय दे सकती हैं। तो इस केस में एक आ गया कि इक्विटी के न्यायालय कॉमन लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकते क्योंकि इक्विटी फॉलोज द लॉ। यहां तक बात समझ में आ गई। फिर इसी केस में एक बात और कही कि इंटरफेयर इक्विटी कब कर सकती थी, इक्विटी कोर्ट कब इंटरफेयर कर सकते थे। अगर मान लीजिए ये जो फादर हैं, अगर ये अपने इस बच्चे या इस बच्चे के लिए अपना गिफ्ट करने जा रहे हैं या वसीयत करने जा रहे हैं, और इसने जो ज्येष्ठ लड़का था, बड़ा लड़का था, इसने अपने फादर को समझाया कि नहीं भाई आप ऐसा ना करो, इंड्यूस किया इनको इन लोगों के लिए गिफ्ट करने या वसीयत करने से रोकने के लिए। अगर ये बात साबित होती है कि इसकी वजह से फादर ने इन दोनों के लिए गिफ्ट या विल नहीं की और इसके लिए इसने इंड्यूस किया अपने फादर को, जिसकी वजह से इनको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिल पाया, इस मामले में इक्विटी इंटरफेयर कर सकती थी। लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं थी तो इक्विटी इंटरफेयर नहीं करती। ठीक है, तो इसका मतलब हमको ये साफ समझ में आ गया कि इक्विटी जो होती थी वो लॉ के अगेंस्ट नहीं जाती थी, कॉमन लॉ के अगेंस्ट नहीं जाती थी, बल्कि उसको कहीं ना कहीं सप्लीमेंट करने का काम करती थी, उसकी जो कमियां थी उसको पूरा करने का काम करती थी। अब सवाल ये है कि भारत में इसकी क्या स्थिति है। तो भारत में भी अगर आप देखेंगे जैसे लिमिटेशन एक्ट है, देखने में लगता है लिमिटेशन एक्ट का क्या मतलब है। लिमिटेशन एक्ट का मतलब ये है कि प्रोविज़न ये है कि हर एक मुकदमे को एक निश्चित समय के अंदर दाखिल करना होता है, अदालत में मुकदमा दाखिल करना होगा। इस टाइम के बाद अगर मुकदमा दाखिल नहीं होता है या इस टाइम तक अगर मान लीजिए किसी मुकदमे को दाखिल करने के लिए 3 साल का टाइम दिया गया है, तो जनरली आपको 3 साल के लिए मुकदमा दाखिल कर लेना होगा। लेकिन अगर 3 साल के बाद मान लीजिए बहुत टाइम निकल गया, 5, 7 साल, 10 साल हो गए और उसके बाद में जा रहे हैं, तो इक्विटी के आधार पर यहाँ पर नहीं जाया जा सकता, या ये कह लें कि जो लिमिटेशन एक्ट का सेटल प्रिंसिपल है कि इतने टाइम में मुकदमा करना है, उसके बीत जाने के बाद इक्विटी के आधार पर मुकदमा दाखिल नहीं हो सकता। उसी तरह से एक जैसे आपने देखा है रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं, आपने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा कि जो आपका सेल डीड होती है, सेल से रिलेटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो भी सेल होता है या गिफ्ट होता है, उसको सबको रजिस्टर्ड कराना होता है। तो सवाल ये है, और रजिस्टर्ड कराने और ना कराने के उसके अपने भी प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। तो सवाल ये है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट जो अनरजिस्टर्ड है तो क्या उसको रजिस्टर्ड वाले बेनिफिट मिलेंगे। तो ये सेड प्रिंसिपल है कि लॉ में रजिस्ट्रेशन एक्ट है एक, जिसके तहत डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होते हैं, और स्पेसिफिक लॉ जो है जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है उसमें बताया गया है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब अगर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है यानी कि अनरजिस्टर्ड है, तो उसको रजिस्टर्ड वाले बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्विटी के आधार पर भारत में भी जो लॉ हैं उनमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, और यहां पर भी इक्विटी फॉलो द लॉ, यानी कि आपके जो स्टेट लॉ हैं उनके अगेंस्ट नहीं जाया जा सकता। चलिए, छोटा सा टॉपिक था, आसानी से कवर हो गया। थैंक यू।